Hello friends, a great welcome to my channel and thanks for all the appreciation for the history videos. कुछ लोग कह रहे हैं कि videos बहुत vast हैं क्योंकि approximately 20 to 30 minutes का video है और total 11 videos होंगे according to 11 chapters. लेकिन मैंने videos को short करने की और major points को ही videos में inculcate करने की कोशिश की है. इससे ज़्यादा short होगा तो फिर आपके major points miss हो जाएंगे. तो एटलीस्ट वीडियोस को सभी वीडियोस को देखने की और साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करिए. आपके बहुत से मेजर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और आप में से कोई भी अगर ओरिजिनल किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़िए. आई डू नॉट स्टॉप एनी वन एवर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एडिशनल. लिटरेचर की प्रिपरेशन के लिए सभी टॉपिक्स इन प्लेलिस्ट्स में हैं रिस्पेक्टिवली टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, essay and now history has also been added. So chapter 4 we are doing foreign influence on Old English. 52 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 53 के साथ. ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़ा है या फिर इस वीडियो के साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं अच्छे से तो पढ़ भी चुके हैं तो एक बार और देख लीजिए. देयर इज नो हार्म. 53. The contact of English with other languages. In the course of the first 700 years of its existence in England, it was brought into contact with at least three other languages, the languages of the Celts, the Romans and Scandinavians. ये आपको याद रखना है, मेजर पॉइंट है, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है. इंग्लिश कौन सी और तीन लैंग्वेजेस के साथ कॉन्टैक्ट में आई थी? सेल्ट्स, रोमन्स एंड स्कैंडिनेवियंस. From each of these contacts, it shows certain effects. कोई भी लैंग्वेज किसी भी और लैंग्वेज के कॉन्टैक्ट में आती है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आता ही है. सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, ह्यूमन बींग्स के साथ भी तो यही सिनेरियो है. अपनी कंपनी के हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं. तो सेल्टिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले कंक्वेस्ट ऑफ द सेल्टिक पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन बाय एंग्लो सेक्सन्स and subsequent mixture of two people resulted in a corresponding mixture of their language. जब एंग्लो सेक्सन्स का अटैक हुआ तो दो मिक्सचर्स बन गए, दो लैंग्वेजेस के मिक्सचर्स बन गए. That consequently we find in the Old English vocabulary numerous instances of words that Anglo-Saxons heard in the speech of the native populations and adopted. तो सेल्टिक इन्फ्लुएंस सबसे पहला इन्फ्लुएंस है और तीन इन्फ्लुएंस है टोटल. सेल्ट्स, रोमन्स एंड स्कैंडिनेवियंस, ये आपको याद रखना है. किस किस तरीके के वर्ड्स इंपैक्ट हुए वो भी देखते हैं. द किंगडम ऑफ केंट फॉर एग्जाम्पल ओज इट्स नेम टू द सेल्टिक वर्ड कैंटी और कैंशन. तो कैंट वर्ड कहाँ से आया जो आज भी यूज किया जाता है? वो सेल्टिक वर्ड से आया जो कि कैंटी या कैंशन थे. द टू एंशियंट नॉर्थम्ब्रियन किंगडम्स ऑफ डेरा एंड बनीशिया डिराइव देयर डिजिग्नेशंस फ्रॉम सेल्टिक ट्राइबल नेम्स. तो बहुत सारे और भी किंगडम्स हैं जिनके नाम सेल्टिक ट्राइब से आए. द थेम्स इटसेल्फ, जिसको कि लंदन की गंगा माना जाता है, इज अ सेल्टिक रिवर नेम. इसके अलावा तीन लैटिन इन्फ्लुएंसेस थे ओल्ड इंग्लिश पर. लैटिन वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्कर्ड पीपल, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ हाईली रिगार्डेड सिविलाइजेशन, वन फ्रॉम विच एंग्लो सेक्सन वॉन्टेड टू लर्न. एंग्लो सेक्सन हमेशा से चाहते थे कि लैटिन लैंग्वेज से सीखा जाए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज को बड़ी हाई प्रोफाइल एलीट रॉयल लैंग्वेज माना जाता था. इट बिगेन लॉन्ग आफ्टर द एंग्लो सेक्सन्स केम टू इंग्लैंड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. तो प्री जर्मेनिक माइग्रेशन, उससे पहले रोमन ब्रिटेन था. रोमन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रोमन किंग्स और किंगडम्स के बारे में. फिर सेल्टिक इन्फ्लुएंस आया और क्रिश्चियनाइजेशन भी हुआ. एंग्लो सेक्सन सेटलमेंट हुई इन दोनों पीरियड्स में, जबकि सेल्टिक इन्फ्लुएंस था और क्रिश्चियनाइजेशन हुआ. तो इनके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे. और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हेन वी टॉक्ड अबाउट बियोवुल्फ इन लास्ट क्लास और लास्ट वीडियो चैप्टर 3 का जब हमने वीडियो किया था तो हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था. अब पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल क्राइटेरिया. और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेज कभी भी एक सी नहीं रहती, कुछ ना कुछ धीरे 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 करके चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजी. हमारी लैंग्वेज में भी तो अभी कुछ सालों पहले तक व्हाट्सएप और गूगल जैसे वर्ड्स नहीं थे और धीरे धीरे पता नहीं और क्या क्या वर्ड्स ऐड होंगे. और आज से अगर 100 साल बाद आई नो हम में से शायद
कोई भी ना रहे, लेकिन अगर बाय चांस हम उस लैंग्वेज को देख पाएँ किसी भी वजह से, तो पाएंगे कि बहुत डिफरेंस है आज की और तब की लैंग्वेज में. The evidence that can be employed is of various kinds and naturally of varying value. कि लैंग्वेज किस किस तरीके से चेंज होती है वो बहुत वेरी करता है. मोस्ट ऑब्वियस इज द अपीयरेंस ऑफ द वर्ड इन लिटरेचर. अगर कोई वर्ड कभी लिटरेचर में आ जाता है, लिटरेचर से मेरा मतलब ये नहीं होता कि किसी नॉवल में या किसी प्ले में ही पब्लिश होगा. लिटरेचर से मतलब होता है कि किसी भी तरीके से एक नॉर्मल बोलचाल में वो वर्ड आ जाए, कहीं भी पब्लिश होने के बाद, न्यूज़पेपर्स में, किसी मैगजीन में या कहीं पर भी. If a word occurs with fair frequency in texts such as Beowulf, फिर से हम Beowulf की बात कर रहे हैं, और the poems of Sinwolf. Sinwolf एक बहुत फेमस राइटर थे उसी टाइम के, ओल्ड इंग्लिश के. Such occurrences indicate that the word has had time to pass into current use in that it came into English not later than the early part of the period of Christian influence. तो बेवल्फ, सिनवुल्फ, इस तरीके के अगर लिटरेचर में या किसी भी पॉपुलर लिटरेचर में कभी कोई वर्ड पब्लिश होता है तो वो वर्ड धीरे 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 लोगों तक पास ऑन होता चला जाता है. और कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन पर क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस दिखता है. सम वर्ड्स दैट आर नॉट फाउंड रिकॉर्डेड बिफोर द 10th century, एग्जाम्पल पाइप. पाइप या फिर चीज. पाइप को चीज को और पाइप को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता था पहले. आई डिफरेंट तरीके से लिखा जाता था, चीज की स्पेलिंग ही अलग थी. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि 10th सेंचुरी में ही आए, उनसे पहले उनका कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता. सो इट कैन बी असाइंड कॉन्फिडेंटली ऑन अदर ग्राउंड्स टू द पीरियड ऑफ कॉन्टिनेंटल बोरोइंग. तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से 10th सेंचुरी में ही बोरोइंग हुई है इन वर्ड्स की. इससे पहले के तो किसी रिकॉर्ड में ये वर्ड्स नजर नहीं आते. अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल बोरोइंग क्या है. जब शुरुआत में लैटिन के वर्ड्स ने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया इंग्लिश को, इसको हम जीरो पीरियड भी कहते हैं. आपके स्कूल्स में भी होता होगा जीरो पीरियड, बिल्कुल शुरुआत का. The first Latin words to find their way into English language owe their adoption to the early contact between the Romans and Germanic tribes on the continent. Continent की जब हम बात करें तो हम इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं. The adopted words naturally indicate the new conceptions that the Germanic peoples acquired from this contact with a higher civilization. तो जर्मेनिक ट्राइब और रोमन ट्राइब्स जब एक दूसरे के साथ मिली तो बहुत सारे वर्ड्स आपस में एक्सचेंज हुए. Right? Next to agriculture, the chief occupation of the Germanic tribes in the empire was war. एग्रीकल्चर के बाद देखिए सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन आयरॉनिकली क्या होता है, लड़ाइयाँ करनी है. एंड दिस एक्सपीरियंस इज रिफ्लेक्टेड इन द वर्ड्स लाइक कैंप, जिसको कि बाद में बैटल बोला जाने लगा, साइन SEGN, बैनर, पिल, पॉइंटेड स्टिक, और जेवलिन, व्हील, वॉल, और पिट जो लड़ाई के टाइम पर गड्ढे खोदे जाते हैं सैनिकों के छुपने के लिए. तो इस तरीके के वर्ड्स धीरे धीरे आने शुरू हुए. अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं किए जाते तो फिर आते ही नहीं फैशन में और कल्चर में. वॉर्स बहुत हुआ करती थी, तो वॉर्स के इम्पैक्ट की वजह से ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे लैंग्वेज में. सेल्टिक ट्रांसमिशन का फर्स्ट पीरियड बेसिकली circumstances responsible for the slight influence that Celtic exerted on Old English limited in like manner the Latin influence that sprang from the period of Roman occupation. Roman occupation की बात हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा की है. सभी वीडियोस कनेक्टेड हैं. अगर प्रीवियस सभी वीडियोस नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर वीडियो में फिर सारी प्रीवियस टर्म्स को समझाया नहीं जा सकता ना, फिर वीडियोस बहुत लंबे होने शुरू हो जाएंगे. रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ब्रिटेन का, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स आ गए लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में. एंड दिस वाज फ्रॉम 43 AD टू 410 AD. 43 AD के बारे में भी हमने डिटेल में बात की हुई है प्रीवियस वीडियो में, और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. तो फर्स्ट पीरियड के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं विद एग्जाम्पल्स. Among the few Latin words that Anglo-Saxons seem likely to have acquired upon setting in England, one of the most likely in spite of its absence from the Celtic language is sister. आपने पढ़ा होगा ये वर्ड सिस्टर, अलग से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जब हम प्लेसेस के नाम लेंगे ना तब याद आ जाएगा. चेस्टर, कॉलचेस्टर, डॉचेस्टर, मैनचेस्टर. अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो शायद बहुत सारी काउंटीज याद आ रही होंगी, है ना. This word, which represents Latin
कैस्ट्रा और कैंप, इसका मतलब हुआ करता था कैंप, राइट। कहीं पर किसी प्लेस को कॉन्कर किया, उस प्लेस में कैंपिंग की, थोड़े दिनों तक प्लेस को एक्वायर किया, काइंड ऑफ कॉलोनाइज किया, तो इस वर्ड को यूज़ किया जाता था। तो ये वर्ड धीरे धीरे आप देखिए किस तरीके से इंग्लैंड के बहुत से प्लेसेस में बहुत ही विजिबल है ये वर्ड, विंचेस्टर एंड मेनी अदर प्लेसेस विच एंड विद अ वर्ड लाइक दिस, सिस्ट। अब सेकेंड पीरियड देखते हैं जबकि क्रिश्चियनाइजेशन शुरू हो गया। The greatest influence of Latin upon Old English was occasioned by the conversion of Britain to Roman Christianity beginning in 597. इतना हाईलाइट कर रही हूँ तो याद रखिए क्रिश्चियनाइजेशन कब शुरू हुआ था, 597 में, या विच ग्रेट इवेंट टुक प्लेस इन 597। चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जरूर होगा क्रिश्चियनाइजेशन, राइट। Irish monks had been preaching the gospel in the north since the founding of the monastery of Iona by Columbia in 463. मंक्स आप कह सकते हैं साधु बाबा, हमारे इंडिया में भी बहुत से मंक्स होते हैं, और जब वो अपनी प्रीचिंग करते थे, सर्मन्स दिया करते थे, या यू कैन से सत्संग या टीचिंग्स किया करते थे, तब उन्होंने एक मोनेस्ट्री की क्रिएशन की। दे फाउंड अ मोनेस्ट्री इन कोलंबा इन 563। तो आप ये याद रखिए आयरिश मंक्स ने मोनेस्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश की थी, कौन से ईयर में। However, 597 marks the beginning of the systematic attempt on the part of Rome to convert the inhabitants. 597 को बहुत ही रिमार्केबल ईयर माना जाता है, जबकि रोम ने लोकल लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था टूवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। The conversion of the rest of the England was a gradual process. पहले तो एक ग्रुप को किया जाता ना, हमेशा इंडिया में भी इंग्लिश कैसे आई, पहले कुछ एलिट्स को इंग्लिश सिखानी शुरू की गई, उसके बाद धीरे धीरे इट keeps on transferring to the normal people and today we know it very well. In 635, Aidan, a monk from the Scottish monastery of Iona, independently undertook the reconversion of Northumbria at the invitation of King Oswald. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको भी हम याद रखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अब किंग ऑसवर्ल्ड के बारे में भी पढ़ लीजिए। ऑसवर्ल्ड born 604 and died most probably 641 और 642, नॉर्थम्बरिया के एक किंग थे जिन्होंने 634 से लेकर अपनी डेथ तक बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया क्रिश्चियनिटी को, और उनको एक किंग की जगह एक सेंट ज़्यादा माना जाता था। ही ब्रॉट दी टू नॉर्थम्बरियन किंगडम्स बेनिशिया एंड डेरा, जिनकी हमने अभी बात भी की थी, वंस अगेन अंडर अ सिंगल रूलर एंड प्रमोटेड द क्रिश्चियनिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इस पिक्चर को देखकर शायद आपको एग्जाम में ऑसवर्ल्ड का नाम याद आ जाए। 634 वाज द ईयर जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू किया था। उनका बर्थ पीरियड, बर्थ ईयर 604 एंड डेथ ईयर 641 और 42। अब थोड़ा क्विकली कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट्स क्या रहे। चर्चेस बनाई गई, मोनेस्ट्रीज बनाई गई, स्कूल्स बनाए गए, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इन सबको। और 669 में एक ग्रीक बिशप थे, थियोडर ऑफ टर्सस, जिनको कि आर्क बिशप बनाया गया कैंटरबरी का। कैंटरबरी टेल्स अगर आपने पढ़ी हो तो अभी रिकॉल हो रहा होगा। He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede, जो कि उस टाइम के एक हिस्टोरिकल राइटर कह सकते हैं हम, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री जानने को मिलती है। सो बेड ने उनके बारे में लिखा, ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल इन बोथ द ग्रीक एंड लैटिन टंग्स. They devoted considerable time and energy to teaching, and because, says Bede, they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples. तो बहुत अच्छे से सब कुछ जानते थे, दो लैंग्वेजेस जानते थे बहुत अच्छे से, और बहुत सारी रिलीजन की नॉलेज थी उन दोनों को। इस वजह से उनके बहुत सारे डिसाइपल्स, शिष्य, फॉलोअर्स बन गए। ये है बेड की बहुत पॉपुलर बुक, ये आपको एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 731, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 731 रिटन बाय बेड। देखिए कितने सारे वर्ड्स धीरे धीरे अब इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट बन गए, जो कि ऑलरेडी लैटिन लैंग्वेज का पार्ट होंगे, दैट टू बिकॉज ऑफ दी 597
एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, जैसे कि कैंडल बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, हिम बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, एपिस्टल बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, डिसाइपल बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, नून कितना कॉमनली यूज़ करते हैं हम, नन, ऑफर, मिनिस्टर, ये सारे वर्ड्स, इवन मास, बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं। अब कोई भी अच्छी सी फ्लरिश्ड सी सिविलाइजेशन होना किसी से टॉलरेट नहीं होती, राइट। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा ही है। अगर कोई और प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो इसी तरीके से फ्लरिशिंग स्टेट्स के बारे में था। Flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to Danes, who at the end of 8th century began their ravages upon the country. Lindisfarne raid, Viking assault in 793 on the island of Lindisfarne, होली आइलैंड माना जाता था, जिसको ऑफ द कोस्ट इज व्हाट इज नाउ नॉर्थम्बरलैंड, और मोनेस्ट्री एट लिंडसफार्न वाज प्री-एमिनेंट सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द किंगडम ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज पर इम्पैक्ट हुआ, बहुत सारे प्लेसेस पर इम्पैक्ट हुआ, और एक बहुत पॉपुलर रेड है लिंडसफार्न रेड, जो कि एक तरीके का वाइकिंग असॉल्ट है। वाइकिंग वैसे तो हम समुद्री डाकू के लिए यूज करते हैं वर्ड। सो अटैक हुआ लिंडसफार्न पर इन 793। इट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाइकिंग रेड इन इंग्लैंड एंड इन यूरोप more broadly, and its importance is signaled by the strange incidents that accompany in the historical record. अगर आप लिंडसफार्न रेड से रिलेटेड डिटेल सर्च करें तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। इट इज़ अ नेगेटिवली ग्रेट इवेंट। लिंडसफार्न was burnt in 793 and Jero, Bade's monastery, was plundered the following year. तो मोनेस्ट्रीज पर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया आसपास की ट्राइब्स का, और डेन्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ये हैं आज की पिक्चर्स लिंडसफार्न की, और जेरो जो कि बेड की मोनेस्ट्री थी, आज भी रूइंस को भी कितना मेंटेन किया गया। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। वर्ड्स पर इम्पैक्ट हमें आज भी नजर आता है। बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं, कॉर्पोरल, कॉन्फेसर्स एंड सो मेनी अदर वर्ड्स आर देयर, जो कि आज भी एक्लेसियस्टिकल पार्ट है। कॉमनली तो यूज नहीं किए जाते, लेकिन ऑफिशियली और चर्चेस पर्पज से बहुत ज्यादा ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेटिव वर्ड। नेटिव वर्ड्स का नए नए कंसेप्ट पर क्या इम्पैक्ट हुआ। क्रिश्चियनिटी ने अफेक्ट किया था लोगों की लाइफ को, और काफ़ी सारे वर्ड्स लैंग्वेजेस में एक्सचेंज किए जा रहे थे, जैसे कि लैटिन में ड्यूस वर्ड यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ गॉड। हेवन और हेल के भी कंसेप्ट अलग अलग थे, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जैसे कि पेट्रियार्क वर्ड था। इट वॉज रेंडर्ड लिटरली बाय हेयर फादर, हाई फादर। आज भी हम पेट्रियार्की और पेट्रियार्क्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। दिस वॉज द वर्ड अर्लियर। द एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस, इसकी बात करते हैं। टू बी श्योर द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंस इज मोस्ट रेडिली सीन इन द नंबर ऑफ वर्ड्स बोरोड एज अ रिजल्ट ऑफ द Christianizing of Britain. Some 450 Latin words appear in English writing before the close of the Old English period. जब Old English period के धीरे धीरे क्लोज होने का टाइम आया, तब तक बहुत सारे लैटिन वर्ड्स को अडॉप्ट किया जा चुका था। ऑफ दी 350 words that have a right to be considered, some did not make their way into general use until later were in fact reintroduced later. 450 वर्ड्स आ चुके थे, इनमें से 350 वर्ड्स और आगे गए और आज भी यूज़ किए जाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते थे, लेकिन री इंट्रोड्यूस किया गया उन्हें बाद में। इसी टॉपिक के और भी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट पर मिल सकते हैं। यू कैन गेट द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब हम स्कैंडिनेवियन इन्वेजन की बात करेंगे, और इनके 3 पीरियड्स रहे हैं। स्कैंडिनेवियन इन्वेजन के 3 स्टेजेस आप कह सकते हैं। 787 से 850 तक वन स्टेज मानी जाती है, उसके बाद 850 में शुरुआत हुई थी विच डिड एंड इन 878, और उसके बाद 878 से 1042 जब बहुत सारी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हुई थी अकॉर्डिंग टू दी स्कैंडिनेवियन इनकर्शंस। तो ये तीनों पीरियड्स आप लोग याद रखिए, अच्छे से हाईलाइटेड ऑलरेडी हैं आपके लिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी बाद में भी, अगर आप अपने नोट मेकिंग को ठीक से कर रहे हैं। बहुत से फॉरेन अटैक होते जा रहे थे, जिसकी वजह से
दो अलग अलग ट्राइब्स का अमेलगमेशन भी शुरू हो गया था. The events here, rapidly summarized, had as an important consequence the settlement of large numbers of Scandinavians in England. Scandinavians आ गए थे इंग्लैंड में. Some indication of the number may be had from the fact that more than 1400 places in England bear Scandinavian names. Scandinavian names भी हैं. Most of these are naturally in the north and east of England. The district of the Danelaw for it was here for the majority of the invaders settled. तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे इन्वेडर्स सेटल हुए थे, उनकी वजह से प्लेसेस के नाम पर इम्पैक्ट है. English adopted many of the customs and entered into everyday life of the community. The amalgamation of the two peoples were greatly facilitated by the close kinship that existed between them. धीरे धीरे ऐसा लगने लगा होगा कि एलियन है ही नहीं, आउटसाइडर्स हैं ही नहीं, एक ही ट्राइब के, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं हम. द प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश वॉज नॉट द assimilation of the alien people representing an alien culture and speaking a wholly foreign tongue. तो इंग्लिश में अब ये प्रॉब्लम रही नहीं कि एसिमिलेट हो रहे हैं दो अलग अलग ट्राइब्स के लोग. एक तरीके से यू कैन से द पीपल बिकेम हैबिचुअल ऑफ द अमालगमेशन ऑफ टू कल्चर्स. डेन्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. नॉर्थ जर्मनिक ट्राइब है और अभी नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंग्लैंड का पार्ट है. बहुत सारे डेंजर्स के बावजूद 20,000 और 35,000 डैनिश वाइकिंग चोज टू अप्रूट एंड माइग्रेट टू इंग्लैंड बिटवीन 9th and 10th century. इनिशियली सिर्फ एक्सपेडिशन जाना जाता था, बट लेटर ऑन मोर एंड मोर वाइकिंग्स डिसाइडेड टू स्टे इन द न्यू लैंड टू द वेस्ट, cultivate land and proceeded to plow and support themselves according to Anglo-Saxon Chronicles of 876. Many Vikings or Danes as they were known then settled in England and brought with them their own language. अब जब दो लैंग्वेजेस आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो कुछ ना कुछ बोरोइंग्स भी होंगी, और वो बोरोइंग्स किस तरीके की थी. सिमिलैरिटी तो थी ओल्ड इंग्लिश और स्कैंडिनेवियंस की लैंग्वेजेस में, जैसे कि नेटिव वर्ड्स लाइक शिप, शॉल, फिश have sh in modern English. These words were borrowed from Scandinavians. और word plow in old English meant a measure of land. अब इसको measure of land नहीं बोला जाता ना, एक verb की तरह ट्रीट किया जाता है. In Scandinavian, the agricultural implement was the meaning of the word plow, which in old English was called sull. तो sull word यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में, और स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट की वजह से plow word यूज किया जाने लगा. स्कैंडिनेवियन का इम्पैक्ट प्लेस नेम पर भी था. अमंग द मोस्ट नोटेबल एविडेंसेस ऑफ द एक्सटेंसिव स्कैंडिनेवियन सेटलमेंट इन इंग्लैंड is the large number of places that bear Scandinavian names. When we find more than 600 places like Grimsby, Whitby, Derby, Rugby, Thoresby, with names ending in VY, nearly all of them in the district occupied by the Danes, we have a striking evidence of the number of Danes who settled in England, for these names all contain Danish words by. by का मतलब होता था farm और town, a word that is also seen in our word by law, town law. Some 300 names like Althorp, Bishopthorpe, Gothrop and Linthrop contain Scandinavian word throp, जिसका मतलब होता था village. तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. बाय का मतलब क्या होता था उस टाइम पर, फार्म या टाउन, और थॉप का मतलब हुआ करता था विलेज. अब अर्लीस्ट बोरोइंग्स देखते हैं. द नंबर ऑफ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स दैट अपीयर इन ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश को बहुत बार आपको बुक्स में OE कहकर भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. इज कॉन्सिक्वेंटली स्मॉल, अमाउंटिंग टू ओनली अबाउट 2 स्कोर. 2 स्कोर का मतलब हो गया 40. 1 स्कोर इज इक्वल टू 20. ये भी आप याद रखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है. पुराने टाइम में जब कैटल को ले जाते थे, बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ ले जाते थे ना फॉर ग्रेजिंग पर्पस, तो उनको स्कोर की फॉर्म में काउंट किया जाता था. 1 स्कोर, 2 स्कोर, 3 स्कोर, जैसे डजन्स हम लोग 12 को काउंट कर लेते. The largest single group of these is such as would be associated with a sea roving or predatory people. ऐसे ही लोग थे जो या तो सी में अपना प्रोफेशन किया करते थे या फिर शिकार किया करते थे. वर्ड्स लाइक बाडा, beaked ship, knare, small warship, sketch, vessel, lip, fleet, shipman, पायरेट और ड्रेंग, वॉरियर, कैसे वर्ड्स से बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारी आज की इंग्लिश लैंग्वेज से, और ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे जो कि अब
पॉपुलर नहीं है. फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट द वर्ड्स लाइक शिप, वॉरशिप, वेसल, फ्लीट, पायरेट एंड वॉरियर. स्कैंडिनेवियन लोन वर्ड्स को देख लेते हैं और उनके कैरेक्टर्स को. इट वॉज आफ्टर डेन्स हैड बिगन टू सेटल डाउन पीसबली in the island and enter into ordinary relation of life with the English that Scandinavian words begin to enter in numbers into English language. Consequently, the Scandinavians element that entered the English language are such as would make the way into it through the give and take of everyday life. अगर लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज को इम्पैक्ट करवाते हो, इन्फ्लुएंस करवाते हो, तो उस लैंग्वेज से आप भी तो इन्फ्लुएंस होंगे. Their character can be conveyed by a few examples arranged simply in alphabetical order among nouns that came in our exile, tree, band, bank, birth, boon, booth, bring, bull. इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स हैं नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में. अब देखते हैं रिलेशनशिप between the borrowed words and the native words. Scandinavian and the English words were being used side by side simultaneously, and the survival of one or the other must often have been a matter of chance. Under such circumstances, a number of things might happen. Form words, the pronouns they, their and them are Scandinavian. Old English इससे पहले they, their, them की जगह he, hera, him यूज किया करते थे. स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट देखा जा सकता है आउटसाइड द स्टैंडर्ड स्पीच टू, और ओल्डर लिटरेचर एंड द मॉडर्न डायलेक्ट्स आर फुल ऑफ वर्ड्स दैट आर नाउ इन ऑर्डिनरी यूज. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट की वजह से आए हैं, एंड वी नो हाउ टू यूज इट, बट वी डू नॉट नो कि दीज वर्ड्स आर स्कैंडिनेवियन. स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट आया है, एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्रामर सिंटेक्स का, जो हम थर्ड पर्सन के साथ एस लगाते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ. वी टॉक एंड शी टॉक्स, शी के साथ हम टॉक्स वर्ड यूज करते हैं, वो सभी स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट्स हैं. पीरियड एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू राइट द एडिटर ऑफ इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी. Thousands of Scandinavian words that are still a part of everyday speech of people in North and East of England are in a sense are just as much a part of the living language as those are used in other parts of the country and have made their way into literature. इतने ज़्यादा वो वर्ड्स एंटर हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि लिटरेचर में भी अपना प्लेस बना चुके हैं. He notes that if we exclude all SC words of the various origin which are common to the standard language and the dialects, it is remarkable fact that English Dialect Dictionary contains 1154 simple words beginning with SC और SK. SC और SK से शुरू होने वाले मेजर वर्ड्स हमारे स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से आए थे, और अगर हमने रिमूव किया तो शायद 1154 वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे डिक्शनरी से. तो हमने अभी पढ़ा फॉरेन इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 5 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड दी सब्जेक्शन ऑफ इंग्लिश, जो कि मिडिल इंग्लिश की एक शुरुआत थी. आई नो ये टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अपनी नोट मेकिंग भी करनी ही पड़ेगी आपको, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है. और आई डू अंडरस्टैंड कि अगर नॉन लिटरेरी बैकग्राउंड है किसी का तो उसके लिए सब चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती हैं. अगर इंग्लिश ऑनर्स किसी ने किया है तो इट इज़ नॉट वेरी टफ थिंग, लेकिन किसी भी नए पर्सन के लिए ये सब कुछ बहुत ही वास्ट और बहुत ही डिटेल्ड है. लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि हमें ये सब कुछ कवर करना ही पड़ेगा. आप किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को रेफर कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो. मैंने कभी भी किसी को बिल्कुल भी नहीं रोका. जो कुछ भी आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज मिलते हैं, किसी भी तरीके के, कोई वीडियोस, कोई PDF, किसी भी तरीके का रिसोर्स, किसी की गाइडेंस, गो फॉर दैट टू. डू नॉट बी डिपेंडेंट ओनली अपॉन one resource ever, and please give me your feedback in comments.